Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of biodiversity and its conservation chapter of class 12th biology. So today date is 30th January and 2024. तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है कोडिंग। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये काफ़ी इजी चैप्टर है। इसमें जो है आपको भाई डाटा ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, समझने वाली चीज़ें थोड़ी सी कम है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर 3-4 अच्छी तरीके से आप एनसीईआरटी की रीडिंग लेते हो इस चैप्टर की बुक से, तो ये चैप्टर आपको ऑल दो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल चैप्टर नहीं है, ना कोई ऐसी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इसमें समझाने वाली। जो जो हमारे पास मुझे ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक अब समझाना है आपको, वो मैं आपको समझाती रहूंगी। बाकी साथ के साथ जिस प्रकार के पीवाईक्यूज होंगे, जो कि बहुत से ऐसे ही होंगे हमारे पास इस चैप्टर में, जो कि भाई आपको याद रखने पड़ेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के अनुसार जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कितनी है। ये पूछा गया है कि जो ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोब में कितनी मतलब स्पीसीज की डाइवर्सिटी कितनी है, ये पूछा गया है। मतलब एक रेंज हमसे यहाँ पे पूछी गई है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 7 मिलियन। तो देखो भाई, रॉबर्ट मे ने एस्टिमेट किया ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को एट अबाउट 7 मिलियन। ठीक है, ऑल दो कुछ ऐसी एक्सट्रीम एस्टिमेट्स हैं भाई जो 20 से 50 मिलियन के बीच में भी रेंज करते हैं, लेकिन बात यहाँ पे रॉबर्ट मे की करी गई है, तो उनके अनुसार 7 मिलियन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, याद रखना है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। डिक्लाइन इन पॉपुलेशन का मतलब क्या है? डिक्लाइन यानी कमी आना, पॉपुलेशन में कमी आना ऑफ इंडियन नेटिव फिशेज। जो इंडिया की मतलब हमारे इंडिया की जो नेटिव फिशेज यानी इंडिया में रहने वाली फिशेज, उनकी पॉपुलेशन में जो कमी आई, किसकी वजह से आई थी भाई? ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरिस गैरियपाइनस। क्लेरियस गैरिपाइनस की इंट्रोडक्शन के कारण इंडिया में जो उनकी हमारे यहाँ की नेटिव फिशेज थी, उनकी पॉपुलेशन में कमी आई। इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज, हम उनको इन चारों ऑप्शन में से किस में कैटेगराइज कर सकते हैं? तो देखो भाई, एलियन स्पीसीज इन्वेजन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्या मतलब होता है इसका भाई? मान लो, हाँ ये एग्जांपल ले लेते हैं भाई। यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडियन नेटिव फिशेज थी इंडिया की, तो वहां पे अच्छा खासा ये रह रही थी। ठीक है, इनके पास हर चीज की जो है क्या थी, अबिडेंसी थी, आप बोल सकते हो इनके पास सफिशियंट जो है अच्छा खासा सफिशियंसी थी हर चीज की, जिससे कि इनका लाइफ स्टाइल चल रहा था। फॉरेन एलियन स्पीसीज का मतलब है किसी और स्पीसीज, कहीं और की स्पीसीज का जो है इंट्रोडक्शन हमने इंडियन नेटिव फिशेज के साथ कर दिया रिवर यमुना में, जैसे यहाँ पे क्लेरियस गैरिपाइनस। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंडियन नेटिव फिशेज हैं उनकी पॉपुलेशन में कमी आई। सेवरल रीजन हो सकते हैं भाई। हो सकता है कि ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन कुछ ऐसा हो कि जो इंडियन नेटिव फिशेज को खा रहा हो, या फिर जो उनके रिसोर्सेज थे, अब भाई ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ गया, रिसोर्सेज में भी तो कमी आई। जो पहले सिर्फ और सिर्फ नेटिव जो हमारे इंडियन नेटिव फिशेज के रिसोर्सेज थे, अब वो बट गए, किसके हो गए? क्लेरिस गैरिपाइनस के भी हो गए। ठीक है, तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि भाई हो सकता है ये जो एलियन स्पीसीज जो दूसरे यानी फॉरेन स्पीसीज हम इसको बोल सकते हैं, जो इनका इन्वेजन हुआ है वो ज्यादा पावरफुल हो एज कंपेयर टू आवर इंडियन नेटिव फिशेज। ठीक है, जिसकी वजह से इनको उनके सारे रिसोर्सेज ये खुद से ही ले रही हूँ। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे इंडियन नेटिव फिशेज तक अच्छे खासे पहुंच ही ना पा रहे हो जितनी मात्रा में, सफिशियंट अमाउंट में जो इनके पास होना चाहिए। तो ये क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं भाई एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, मैं ये भी समझा देती हूँ। को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि भाई कोई दो स्पीसीज है, दोनों का साथ में क्या होना? लुप्त हो जाना। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, शेर और चीता है एक जंगल में, दोनों साथ में लुप्त हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। तीसरा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट का मतलब कि भाई जो भी किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का जो भी घर है, हैबिटेट बोलते हैं उनका जो सराउंडिंग का जो घर होता है। बेसिकली किसी एक घर को हम उजाड़ेंगे तो ऑब्वियसली भाई उनका जो है अंत होना वो तो अल्टीमेटली तय है, राइट। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी एक रीजन हो सकता, रीजन नहीं सॉरी, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि भाई उनके हैबिटेट को हम नष्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पॉपुलेशन में कमी आ सकती है। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है कि भाई मतलब किसी भी स्पीसीज का ज्यादा ओवर मतलब उनको क्या एक्सप्लॉयटेशन को मैं हिंदी में बिल्कुल क्या बोल सकते हैं हम इसको भाई, क्या बोल सकते हैं इसको?
मतलब कि भाई एक्सप्लॉइट करना, कि मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, पोलर बियर है, उनकी जो स्किन है उसका इस्तेमाल करते हैं भाई ये सर्दियों में जैकेट वगैरह बनाने के लिए। तो ये एक तरीके से उनका क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन उनमें कमी आ रही है। उसके बाद मैं बात करूं भाई उसकी, जैसे उनके जंगल वगैरह, भाई हम अपने जो ह्यूमन बींग है काफी ग्रीडी हो चुका है आज के टाइम में ओब्वियसली, तो वो अपनी ग्रीडी के चलते भाई जंगलों को काट देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं उनके हैबिटेट्स वगैरह का भी, तो जिससे भाई ऑब्वियसली उनकी सराउंडिंग और जिस लाइफस्टाइल के वो आदी है वो अगर डिस्टर्ब होगी तो भाई उनकी पॉपुलेशन में एक अल्टीमेट डिक्लाइनेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चारों चीजें, चारों ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए, करेक्ट हमारे पास आएगा ए। नेक्स्ट है भाई अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम किसको डिस्क्राइब किया था भाई, इसमें से ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास भाई बी, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो था ये इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट नोटिस्ड, उन्होंने क्या नोटिस किया, एक रीजन के मतलब विद इन आ रीजन, एक रीजन में स्पीसीज रिचनेस जो है वो एरिया, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है भाई स्पीसीज रिचनेस बढ़ती रहती है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। यानी कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का क्या मतलब है, इसका भाई इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया, एरिया बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो स्पीसीज है, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है वो भी बढ़ती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ भाई एक अच्छा सा, मान लो कि एक खेत है, ठीक है, उस खेत का छोटा मतलब उसमें भाई मतलब मान लो गेहूं ही है, गेहूं की फसल उसके अंदर हमने क्या उगा रखी है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मतलब जैसे ही हम गेहूं वगैरह कोई भी फसल हो सकती है भाई, जब आप उसको उगाते हो खेत में तो उसके साथ बहुत सारे वीड्स वगैरह होते हैं, या और भी कई प्रकार के छोटे मोटे जो है वो जंगली घास बोल सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ ये चीजें उसके साथ उग जाती है। ठीक है, जिसके लिए भाई अलग से स्प्रे वगैरह भी किया जाता है फिर। ठीक है, तो क्या होता है भाई, आप उसका छोटा सा मान लो कि ये एक फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड का भाई आप जो है इतना हिस्सा क्या करो, ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, क्या मिलेगा सिर्फ भैया, एक तो गेहूं का वो मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगी भाई जंगली घास, दो प्रकार की डाइवर्सिटी मिल गई। जब आप इस एरिया को बढ़ाओगे, एरिया आपने बढ़ाकर कर दिया भाई इतना, ठीक है, इतना एरिया, अब इतने एरिया में भाई डाइवर्सिटी बढ़ गई। यहाँ पे घास, एक कांग्रेसी घास भी मिल गई यहाँ पे, और एक जो है वो जो क्या मिल गया भाई, और भी कई प्रकार के जो है यहाँ पे छोटे मोटे पौधे गेहूं के साथ साथ मिल गए, यानी कि डाइवर्सिटी बढ़ी। फिर आप पूरे खेत को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको 3-4 प्रकार की और छोटी मोटी प्रजाति किसी भी पौधे की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का यही मतलब है कि भाई जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, जैसे जैसे एरिया हम बढ़ाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, वैसे वैसे जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो भी बढ़ती है। ये मैंने आपको प्लांट के केस में एग्जांपल दिया, यहाँ पे आप एनिमल वाले केस से इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, बी, और मैंने आपको समझा दिया है कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप से यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ भाई, एक मिनट, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का क्या मतलब होता है। देखो, एक लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो भी एक पॉपुलेशन साइज को, जो भी एक पॉपुलेशन का साइज है भाई उसको कॉन्स्टेन करे, मतलब कि उसको रोके कि वो या तो ग्रो कर रहा हो, मतलब बेसिकली उसके पॉपुलेशन के साइज को स्लो डाउन कर दे या फिर स्टॉप कर दे उसकी ग्रोथ से, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो है लिमिटिंग फैक्टर, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि भी जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो किसी भी पॉपुलेशन के साइज के डिक्रीजमेंट में या फिर उसके स्लो डाउन होने में, या उसको कंस्ट्रेन करे उसकी ग्रोथ के कंटेक्स्ट में, तो उसको बोलेंगे हम लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये भाई हम जो इकोलॉजी के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन क्या होती है भाई, ये होती है GR इज इक्वल टू एन अपॉन टी। यानी कि GR का यहाँ पे मतलब होता है कि भाई ग्रोथ रेट क्या है, एन से यहाँ पे मतलब होता है कि पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है, टी से यहाँ पे मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम से। ठीक है, ये मतलब होता है। उसके बाद भाई इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि भाई मतलब हमारी इकोलॉजी में कितनी विभिन्नताएं हैं सॉरी, किस किस प्रकार की कितनी विभिन्नता है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। क्या पूछा गया भाई,
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज बताना है जिसकी वजह से एनिमल्स और प्लांट्स का एक्सटिंक्शन हो रहा है। एक्सटिंक्शन मतलब उनका लुप्त हो जाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे चारों। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन पे ध्यान दो। मोस्ट इंपोर्टेंट हमको यहाँ पे पूछा गया। इंपोर्टेंट तो चारों है भाई, मैं आपको बता दूं चारों ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एनिमल और प्लांट्स के एक्सटिंक्शन में। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मोस्ट इंपोर्टेंट बताना है। ठीक है भाई, तो क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट के केस में? सी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो मैं अब आपको ये समझा देती हूँ भाई थोड़ा सा। देखो, जो प्राइमरी कॉज होता है ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन का, ह्यूमन के द्वारा जो भाई देखो ये जो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन होता है ये किसके द्वारा हो रहा है भाई? ह्यूमंस के द्वारा। ह्यूमन ही तो उनके घरों को उजाड़ रहे हैं, राइट? तो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन इवेंट इज सिंपली ह्यूमन की ओवर पॉपुलेशन होना प्लेनेट अर्थ पे। ठीक है, जिसका मोस्ट कैजुअल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी जो है लोगों की नीड्स बढ़ रही है, उसके लिए जंगल मतलब पेड़ पौधे काटना और उनका जो भी जितने भी रिसोर्सेज है उनका हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी रीजन है क्योंकि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है भाई। ठीक है, तो एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है भाई इससे रिलेटेड है, लेकिन ये प्राइमरी रीजन नहीं हो सकता, ये इससे कोरिलेट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर ही तो आएगी नहीं हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन वाली चीज। एलियन स्पीसीज इन्वेजन में बता चुकी और एक्सप्लॉयटेशन में बता चुकी, को एक्सटिंक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर, कन्फाइंड का मतलब कि सिर्फ वो एक पर्टिकुलर रीजन से ही जुड़ी हुई है एंड नॉट, और वो और कहीं नहीं पाई जा सकती, उसका नाम क्या होता है? तो भाई उनका नाम, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है भाई? जो सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड हो एक पर्टिकुलर रीजन में और कहीं पे ना पाई जाए। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है भाई? इज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया ड्यू टू, किस वजह से भाई? कुछ स्पेशल टाइप की अडेप्टेशन होती है उनके पास उनके रीजन के अनुसार। ठीक है भाई। एलियन भाई आपको पता है एलियन स्पीसीज कौन सी होती है, हम बात कर चुके हैं। रेयर स्पीसीज भाई जो बहुत रेयरली पाई जाए। की स्टोन क्या होते हैं भाई? की स्टोन क्या होते हैं? देखो ये हमारे पास कौन सा चैप्टर था 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर, वहां पे की स्टोन के बारे में जो है की स्टोन टर्म उस चैप्टर में यूज की गई थी। ठीक है, और की स्टोन स्पीसीज कौन सी होती है भाई? एक ऑर्गेनिज्म होता है जो पूरे मतलब एंटायर इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम की स्टोन वर्ड का यूज कर देते हैं भाई। ठीक है, यानी कि की स्टोन स्पीसीज एक ऑर्गेनिज्म है दैट हेल्प्स डिफाइन एन एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये होता है की स्टोन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। हमारे पास 6th क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है? एक स्पीसीज जो फेस कर रही है एक्सट्रीमली हाई रिस्क, मतलब कि वो हाई रिस्क पे है एक्सटिंक्शन के, मतलब कि लुप्त होने के हाई रिस्क पे है वो इन द इमीडिएट फ्यूचर, मतलब कि अपने मतलब इमीडिएट फ्यूचर में, मतलब जल्द ही उसका मतलब उस रिस्क पे आ चुकी है वो स्पीसीज की भैया कुछ ही मतलब आने वाले कुछ ही टाइम में क्या हो जाएगी? वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सटिंक्ट हो जाएगी मतलब कि ये खतरे पे है, अभी हुई नहीं है लेकिन फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे है। ये चीजें समझना यहाँ पे, क्योंकि आपको ये ऑप्शन देख के ऐसा लगेगा कि भाई कौन सा जा सकता है इसके साथ। आप यहाँ पे पढ़ो इमीडिएट फ्यूचर, यहाँ पे टर्म दे दिया, एक्सट्रीमली हाई रिस्क दे दिया। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा भाई? क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसको हम बोलेंगे। ठीक है, देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड का क्या मतलब है? टेक्सोन, वो मतलब टेक्सोन मतलब कि जो भी पूरी जो भी स्पीसीज है जो फेस कर रही हो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड कैन बिकम एक्सटिंक्ट, वो किसी भी मोमेंट पे एक्सटिंक्ट हो सकती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसका आपको देती हूँ हाल फिलहाल में। सस सेल्विनस यानी कि जिसका नाम होता है पिग्मी होग। ठीक है, एक होता है भाई बेरबेरिस नील गिरियनेसिस। ठीक है, ये भी इसका एग्जांपल है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा लेकिन मैंने आपको जस्ट वैसे बता दिया। एक्सटिंक्ट आपको पता है भाई लुप्त हो गई हो। एंडेमिक अभी हमने पीछे किया था। ठीक है, एक रीजन पे कन्फाइंड हो। वल्नरेबल होता है कि भाई बहुत बुरी स्थिति में, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ऑर्गेनाइजेशन जो जिसने क्या रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज को पब्लिश किया था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, याद रखना है भाई। एनसीईआरटी की लाइन है IUCN, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। IUCN या फिर WCN क्या करती है भाई? मेंटेन करती है एक रेड डाटा बुक जो कि मतलब विच इज अ कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है कि भाई जिसमें रिकॉर्ड होता है जितनी भी थ्रेटेंड प्लांट्स और एनिमल्स है जो कि एक्सटिंक्शन के खतरे पे है, उसके रिस्क पे है, उसको उसमें मेंशन किया गया था। जो IUCN रेड लिस्ट यानी 2004 की थी, उसने डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट उसने है ना क्या बताया था भाई? कितनी मतलब 784 जो तो स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का खतरा जताया था। ठीक है, जिसमें 338 तो भाई वर्टिब्रेट्स इंक्लूड हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे, 87 प्लांट्स थे। ठीक है, इन लास्ट मतलब
पिछले मतलब लास्ट 500 सालों का जो है इसमें एक पूरा कैटलॉग उन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये 2004 में उन्होंने भाई जो है रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज को पब्लिश किया था। नेक्स्ट है भाई गिवन बिलो, ये एक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है हमें एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का दे रखा है। एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम है भाई। व्हाट ग्रुप्स द फोर पोर्शन ए टू डी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें बताना है भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको बस ये डायग्राम पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारे पास ए में आएगा भाई इंसेक्ट, इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिनकी वेटेज है। बी में हमारे पास आएगा मोलस्कस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, मोलस्कस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएंगे क्रूस्टेशियंस, फिर हमारे पास सी में क्या आ गए भाई, क्रूस्टेशियंस आ गए। डी में हमारे पास क्या आ गए, अदर एनिमल्स आ गए, ठीक है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है। मैं आपको बता दूं एक और बात, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने वाली हूं मैं यहाँ। आर्थ्रोपोडा जो होता है भाई लार्जेस्ट फाइलम होती है एनिमिलिया के केस में, ठीक है, जो इंक्लूड करती है किसको, इंसेक्ट को। फाइलम पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा बोल दोगे, इंक्लूड्स जो कि क्या इंक्लूड करता है, इंसेक्ट को। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज, मतलब कि अगर हम उसका 2/3 हिस्सा देखें जितनी भी पूरे वर्ल्ड में हमारे नेम्ड स्पीसीज हैं अर्थ पे, आर वो कैसी हैं भाई, आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम, उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई मोलस्का। फिर सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है, ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक यानी मराइन और फ्रेश जो है वाटर ऑर्गेनिज्म हम इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग द ग्लोबल डाइवर्सिटी। अभी तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज जो है अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के केस में रिप्रेजेंट करता है वो बताना। तो करेक्ट ऑप्शन है भाई फंगाई। याद रखोगे जो नंबर ऑफ स्पीसीज होती है फंगाई की वो मैक्सिमम होती है मतलब इन रिस्पेक्ट टू अदर ऑप्शन, जो हमें और ऑप्शन दे रखे उसके रिस्पेक्ट में। जो नंबर ऑफ फंगस स्पीसीज होंगी वर्ल्ड में वो मोर देन द कंबाइंड, जितनी भी कंबाइंड अगर हम टोटल स्पीसीज जो है फिशेज के, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की और मैमल्स की, चारों को इकट्ठा भी कर देना तब भी उससे भी ज्यादा स्पीसीज जो है किसकी, फंगाई की है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। तो याद रखोगे, ये चीजें याद रखने की है भाई। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस के रेड डाटा बुक, भाई अभी हमने पीछे किया था, ये क्या आएगा, IUCN, अभी सेम क्वेश्चन था। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच ग्रुप को। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की बात करी जाए तो वो इनमें से किस ग्रुप में पाई जाती है वो बताना। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका होता है मोनेरा, ठीक है। जो मोनेरा होता है भाई वो क्या कंक्लूड करता है, फाइलम मोनेरा, उसमें होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मिथेनोजेंस। ये भाई जब मैंने आपको प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे से बता रखी है ये चीज मैंने उसमें। तो मोनेरा इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है, मोनेरा में, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या आते हैं, सेवरल बैक्टीरिया, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज वर्ल्ड में किसके द्वारा रिप्रेजेंट करी गई है भाई। क्या आपको नहीं लगता कि अब सेम क्वेश्चन आ गया, अभी पीछे यही तो क्वेश्चन था, ये रहा सेम क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे बात करी गई है, ध्यान दोगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जो जीन्स के कंटेक्स्ट में डाइवर्सिटी इंडिया में मैक्सिमम किसमें है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है राइस ये आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि बहुत मतलब कई चैप्टरों में जिक्र है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन कई बार आता है, और ठीक है मतलब कई चैप्टर के मतलब अलग अलग चैप्टर में सेम क्वेश्चन आता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ इंडिया में जो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो राइस में देखी जाती है। मतलब टोटल ऑफ 23 वैरायटी ऑफ इरिगेटेड इकोलॉजी और 8 वैरायटीज रेन फेड इकोलॉजी की हैज बीन इन्वेंटेड इन इंडिया। मतलब 23 और 8 कितना हो गया भाई, 31 कुछ डाइवर्सिटी राइस की जो है इंडिया में है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, जो बायोडाइवर्सिटी होती है एक जियोग्राफिकल रीजन की वो क्या रिप्रेजेंट करती है भाई। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो विभिन्नता होगी एक जियोग्राफिकल रीजन की, रिप्रेजेंट व्हाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा भाई, बी। जो डाइवर्सिटी होती है इन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी होती है भाई लिविंग की इन द रीजन। देखो पता नहीं मैं क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रही हूँ यहाँ पे। द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में जो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी रहती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इज द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने नंबर ऑफ वैरायटीज ऑर्गेनिज्म की एक जो है स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल रीजन में के विद इन पाई जाए उसे हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। नेक्स्ट है भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। क्या आएगा भाई, इंडिया में देखो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया यहाँ पे पूछे। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास था
जिसको मैं अभी दिखा देती हूँ क्या था, हाँ, शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इसमें हमारे पास राइस, मैंगो, ग्राउंडनट, मेज जो ऑप्शन थे। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, मैंगो, वीट, टीक, टी, टीक और टी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास राइस ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे ऑप्शन के अनुसार आप बात करोगे तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, वीट। राइस के बाद कौन सी आती है यहाँ पे ऑप्शन में, अगर आपके पास है राइस नहीं है और वीट है तो आप वीट को करेक्ट करोगे। ठीक है, वीट जेनेटिक्स क्या है, बहुत ज्यादा मतलब इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम और जो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज होते हैं उसके कंटेक्स्ट में बात करी जाए तो वीट जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। कुछ वीट की स्पीसीज कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, जिसकी प्लॉइडी 2n की हो। ठीक है भाई, और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, स्टेबल पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, जिसके पॉलीप्लॉइड्स मतलब कि जिसके 4 सेट हो क्रोमोसोम के। ठीक है, जिसको हम टेट्राप्लॉइड भी बोल सकते हैं, या जिसके 6 सेट हो उसको हम हेक्साप्लॉइड बोलते हैं। इंडिया के पास जो है ज्यादा जेनेटिकली डाइवर्स वैरायटीज हैं राइस की, और उसके बाद किसकी है भाई, मैंगोज की। ठीक है भाई, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वीट। नेक्स्ट है भाई, वीट के बाद यहाँ पे मैंगो की बात होती है। नेक्स्ट है, टाइगर इज नोट आर रेसिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। मतलब टाइगर जो है, नोट पूछा गया कि इनमें जो हमारे पास नेशनल पार्क दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर नहीं पाए जाते, ये बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें गिर है। गिर जो नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये टाइगर का रेसिडेंस एरिया नहीं है। टाइगर क्या है भाई, इज नॉट रेजिडेंट इन गिर नेशनल पार्क। गिर में क्या है भाई, लार्ज पॉपुलेशन है किसकी, मार्श क्रोकोडाइल की और मगर की, जिसको हम मार्श क्रोकोडाइल या मगर बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं हम इसको, मगर। ठीक है, मगर हम इसको बोल सकते हैं। विच इज अमंग द 40 स्पीसीज ऑफ, जो कि किसमें आती हैं, जो 40 स्पीसीज होती हैं रेप्टाइल्स की और एम्फीबियंस की, जो रिकॉर्ड की गई है, रिकॉर्डेड, विच इज रिकॉर्डेड इन द सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू जो ऑफिशियल सेंसस फिगर के अनुसार बात करें, गिर के पास भाई 300 लोयन है, अबाउट 300 लोयंस, और क्या है, 300 लेपर्ड्स है। लेपर्ड यानी कि तेंदुए। ठीक है, और मेकिंग इट वन ऑफ द मेजर बिग कैट कंसंट्रेशन इन इंडिया। सांभर जो है, एंड स्पॉटेड डियर, चीतल, ब्लू बल, नील जिसको हम नील गाय बोलते हैं, चोसिन गा जिसको हम वर्ल्ड्स ओनली 4 हॉर्न्ड एंटीलोप होता है, जो चिनकारा की बात करूं जिसको जो हमारी इंडियन गैजल होती है उसको चिनकारा बोलते हैं। वाइल्ड बोर जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, गिर में पाए जाते हैं। जैकल हो गया, स्ट्राइप्ड हाइना हो गया, जंगल कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट, लैंगवर और पर्क्यूपाइन, ब्लैक नेपिड इंडियन हेयर आर अमंग द अदर मैमल्स ऑफ गिर। तो भाई यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन, और जो मैंने अभी स्पीसीज के नाम बताए, गिनवाए, ये आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। आपकी एनसीईआरटी की बुक में लाइन में ये चीज दे रखी है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए बस इतना बेसिक कि भाई गिर जो है क्यों फेमस है। 300 लोयन, 300 लेपर्ड, मार्श क्रोकोडाइल और मगर के रेसिडेंट एरिया इसको मतलब नेशनल पार्क ये होता है, और टाइगर का नहीं होता, ये याद रखोगे आप। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई 17th क्वेश्चन की। ये टेबल जो है जो हमें नीचे दे रखी है, क्या देती है, गिव्स द पॉपुलेशन इन 1000, मतलब थाउजेंड्स में ये पॉपुलेशन दे रखी है। 10 स्पीसीज हैं, A to J इन 4 एरियाज, मतलब A to J क्या है, 4 एरियाज में, जो कंसिस्ट करती है नंबर ऑफ हैबिटेट्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच अदर, मतलब नंबर ऑफ हैबिटेट्स भी दे रखे हैं। स्टडी करना है टेबल का और आंसर करना है क्वेश्चन का, विच फॉलोज। क्वेश्चन क्या भाई, विच एरिया आउट ऑफ A to D, A से लेकर D तक आपको देखना है, इसमें यह बताना है कौन सा एरिया मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है भाई, ए से डी तक आप देखोगे और बताओगे कौन सा एरिया मैक्सिमम जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी शो कर रहा है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, यानी कि डी में देखो आप देख सकते हो। पॉपुलेशन की बात करें, स्पीसीज एंड देयर पॉपुलेशन यहाँ पे देखो कितनी है भाई, एरिया नंबर ऑफ हैबिटेट्स 11 के अनुसार यहाँ पे 6। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास 2.4, कंपेरेटिवली ये हो गया 4.8। अब मैं आपको समझा देती हूँ कैसे क्या आया है। देखो जो स्पीसीज रिचनेस होती है भाई, स्पीसीज रिचनेस मैंने आपको बताया था, वैसे पहले ही बता चुकी शायद रिलेशनशिप में, स्पीसीज एरिया वाले रिलेशनशिप में।
स्पीसीज रिचनेस जो है उसका क्या मतलब होता है कि भाई नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं पर यूनिट एरिया। ठीक है। स्पीसीज इवननेस क्या होती है, इज द रिलेटिव अबंडेंस। स्पीसीज इवननेस का क्या मतलब होता है भाई, ये रिलेटिव अबंडेंस होती है विद विच ईच स्पीसीज इज रिप्रेजेंटेड इन एन एरिया, जिसके पास मतलब जिसके तहत भाई हर एक स्पीसीज जो होती है उसको एक एरिया में हम रिप्रेजेंट करते हैं। दस वेरिएशन इन द नंबर ऑफ स्पीसीज, भाई जितनी भी स्पीसीज में नंबर ऑफ वेरिएशन होंगी, काइंड्स ऑफ स्पीसीज के काइंड होंगे, एज वेल एज कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्पीसीज जो है लीड टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। एरिया डी क्या है भाई, एरिया डी और नंबर ऑफ हैबिटेट्स यानी कि 12 शोज करते हैं मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो यहाँ पे 12 हमारे पास है वो क्या शो करता है, मैक्सिमम नंबर डाइवर्सिटी शो कर रहा है। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, डी। ये नंबर एंड एरिया एंड नंबर ऑफ हैबिटेट्स कितने हैं, 12, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, D1। ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, क्यूरकस स्पीसीज जो है डोमिनेंट है कंपोनेंट, डोमिनेंट कंपोनेंट कहाँ पे होती है, क्यूरकस स्पीसीज जो है डोमिनेंट मतलब कि जो एक तो होता है भाई डोमिनेंट टर्म होती है, ठीक है, एक होता है रिसेसिव। रिसेसिव होता है जो इस इजिली भाई डोमिनेंट के इफेक्ट से दब जाए। ठीक है। डोमिनेंट क्या होता है, अपनी डोमिनेंसी शो करता है बेसिकली। ठीक है। प्रधानता जहाँ जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूरकस स्पीसीज क्या है भाई, डोमिनेंट कंपोनेंट किसका है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ए। देखो क्यूरकस स्पीसीज की बात करूं, ये एक डोमिनेंट कंपोनेंट है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में। जो कॉमन नेम होता है क्यूरकस का वो क्या होता है, कोर्क ओक। क्या नाम होता है भाई इसका, कोर्क ओक, इसका क्या है, कॉमन नाम है। ठीक है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है भाई, फोबेशिए फैमिली से बिलोंग करता है। कोर्क यूज एज अ बोटल स्टॉपर, कोर्क का किस चीज में हम यूज करते हैं भाई, बोटल स्टॉपर के तौर पे यूज किया जाता है। शूज के जो सोल होते हैं भाई उसमें कोर्क का यूज किया जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे इसको यूज करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब क्या होता है कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी हीट वगैरह कुछ भी पास ना कर सकते हो कर सके उन मटेरियल को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। और किसकी और भाई कुछ मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी कोर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या करते हैं ये मतलब डोमिनेंट कंपोनेंट कहाँ के होते हैं, क्यूरकस स्पीसीज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि बताने की जरूरत होगी, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं भाई, ये जो मिड लैटिट्यूड एरिया होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। मतलब कि ये जो पोलर रीजन और ट्रोपिक्स होते हैं भाई, एक तो पोलर रीजन होगा बिल्कुल, एक ट्रोपिक्स जो होते हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। ये पोलर रीजन हो गए, ठीक है, दो पोल, एक ये ट्रॉपिकल यहाँ पे होता है, उनके बीच में जो है इनके बीच में क्या पाया जाता है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन होते हैं भाई मतलब वार्म और कोल्ड एयर मासेस मतलब दोनों से ये एक्सपोज होते हैं, यानी कि गर्मी से भी और थोड़ी ठंड से भी। ठीक है। जिसकी वजह से इस एरिया में क्या होते हैं, 4 सीजन होते हैं। ठीक है। हैव 4 सीजन्स। ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बता देती हूँ, जो सोइल होती है डेसिडियस फॉरेस्ट की वो मिनरल्स में रिच होती है भाई, मिनरल से एनरिच्ड होती है। ठीक है। काफी अच्छी खासी मात्रा उनकी सोइल की मात्रा में मिनरल्स वगैरह होती हैं। ठीक है। एल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं भाई, ये भी बता देती हूँ। एल्पाइन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये मतलब बेसिकली ये ग्रास लैंड होती हैं। ठीक है। जो कि एविलेशन मतलब एलिवेशन क्या होता है भाई, मान लो कि 3000 मीटर के ऊपर वाले एलिवेशन का रीजन जो होता है मतलब ऐसे झुकाव में। ठीक है। वहां पे ये ग्रो होते हैं, जस्ट रीजन जस्ट बिलो द स्नो लाइन मतलब स्नो लाइन से जस्ट नीचे। ठीक है। 3000 मीटर अबव के एलिवेशन पे ये क्या होते हैं भाई, ये हिमालयन रीजन एज वेल एज जो बैरन कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहां पे दोनों में ये पाए जा सकते हैं। लो एल्पाइन ग्रासलैंड की अगर मैं बात करूँ, ये कॉमन होते हैं वेजिटेशन के साथ, नॉट ग्रोइंग हाइयर देन मतलब कि इनमें जो वेजिटेशन है वो 1.5 मीटर से ऊपर ग्रो कभी करती ही नहीं है। ठीक है। तो भाई ये जो है इसका मतलब होता है, ये अल्पाइन फॉरेस्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, स्क्रब फॉरेस्ट की। स्क्रब फॉरेस्ट क्या होते हैं, देखो डेक्कन थोर्न
स्क्रब मतलब ये तो खैर इसका एक, चलो मैं बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन ही बता देती हूँ। स्क्रब फॉरेस्ट क्या होता है, ये एक बायोम का टाइप होता है जिसमें क्या होता है, डेजर्ट का रीजन होता है और एक लो लाइंग रीजन ये कंसिस्ट करता है। देयर आर डेंस बशेस, मतलब कि बहुत ही डेंस बशेस का मतलब झाड़ियां, बहुत ही गहरी और घनी घनी झाड़ियां होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ग्रोइंग ओवर दिस प्लेसेस, मतलब कि ग्रो करती ही रहती है इन प्लेसेस में। ठीक है भाई। स्क्रबलैंड जो होती है एक एरिया होता है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है और कंटिन्यूअसली वाइंड वहां पे चलती रहती है। ठीक है, प्लेंटी ऑफ कंटिन्यूअस वाइंड्स। एक पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है विद मीडियम टू, मतलब उनकी सोइल क्वालिटी भी कुछ अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से 1.5 मीटर से ऊपर तो ये ऑब्वियसली ग्रो कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है ये भी बता देती हूँ भाई। ये क्या होता है, जहाँ पे अच्छी खासी तो रेनफॉल हो, बेसिकली रीजन होता है एक हॉट मोइस्ट बायोम होता है जहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से ऑल ईयर लॉन्ग यहाँ पे रेन होती रहती है। ठीक है, इसको किस वजह से जाना जाता है भाई, इसकी जो डेंस कैनोपीज होती है वेजिटेशन की, जो कि 3 डिफरेंट लेयर बनाती है भाई इसमें। ठीक है, इतना डिटेल में तो हमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ज्योग्राफी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, राइट। तो जो टॉप लेयर होती है कैनोपी जिसको हम बोल सकते हैं, वो तो वही कंसिस्ट करती है जाइंट ट्रीज। ठीक है, जो कम से कम ग्रो करते हैं टू हाइट ऑफ 75 मीटर, यानी कि अबाउट 250 फीट तक वो ग्रो कर सकते हैं या इससे ज्यादा भी। ठीक है, जाइंट ट्रीज आते हैं, उसके बाद मेरे हिसाब से हर्ब्स आते हैं, फिर क्या आते हैं, शब्स आते हैं। ऐसे 3 में क्या होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई 19th क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच्ड पेयर ऑफ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। भाई एंडेंजर्ड स्पीसीज आपको पता है क्या होती है, तो बताना है कि करेक्ट मैच जो है इसका क्या था, डेसिडियस, ये हमारे पास सी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच पेयर ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल एंड नेशनल पार्क, मतलब नेशनल पार्क और एंडेंजर्ड एनिमल दोनों जो है करेक्टली मैच्ड होने चाहिए। तो हमें क्या बताना है, करेक्ट ही बताना है, इसमें से कौन से, यानी कि 3 इनकरेक्ट है, कोई एक करेक्ट है। तो देखो राइनोसोर्स काजीरंगा नेशनल पार्क, बिल्कुल ठीक है भाई, ये हमारे पास, ये बाकी 3 हमारे पास क्या होंगे, गलत होंगे। अब मेरी बात सुनो, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, असम में है भाई। ठीक है, इन असम ये फेमस है एज अ प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट पार्क, किसके लिए, राइनोसोर्स के लिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, लोएन तो भाई इसमें गिरमी है। ठीक है, नेक्स्ट है एट विच लैटिट्यूड, कौन से लैटिट्यूड पे जो हीट गेन थ्रो, जो इंसोलेशन के द्वारा जो हीट गेन होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है हीट लॉस के भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू। ये बताना है, मतलब कि हीट गेन और हीट लॉस दोनों इक्वल हो जाएं, वो वाला लैटिट्यूड बताना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास वही भी है, 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, इतना एक लाइन में ये चीज दे रखी है तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ एज इट इज याद रखनी है, उसी में से बस वो क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट है भाई जो बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया जो वो पास्ड बाय इन पार्लियामेंट, कौन से ईयर में भाई जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया था वो पास किया गया था, पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ था, कौन से साल में। तो करेक्ट ऑप्शन भाई हमारे पास 2002 है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो था इंडिया का वो पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2002। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोयल नॉट करेक्टली मैच्ड। भैया बताना कि करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, इनमें से क्या बताना है भाई, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें ऐसा कौन सा पेयर है इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोयल, सोयल का जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है, यानी कि 3 कोई करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। तो लेटराइट कंटेन्स एल्यूमिनियम कंपाउंड, ठीक है भाई। टेरा रोजा मोस्ट सुटेबल फॉर रोजेस, बिल्कुल ठीक है। और कैर्नोजेम्स रिचेस्ट सोयल है वर्ल्ड की, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक सोयल रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, ये हमारे पास जो है इनकरेक्ट है, डी। ऑप्शन डी जो है भाई इज नॉट करेक्ट मैच, क्योंकि जो ब्लैक सोयल होती है वो रिच होती है मेटल में, जैसे कि भाई आयरन हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट गलत है, यहाँ पे आयरन मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम होता तो ये ठीक होता, वरना ये गलत है। बाकी 3 ऊपर वाले जो है भाई बिल्कुल ठीक है, आप इसको थोड़ा सा माइंड में रख लें। वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट व्हेन, वाइल्ड लाइफ कब सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय हुई है, कब सबसे ज्यादा विनाश इसका हुआ है, तो देर इज लैक ऑफ प्रॉपर केयर। देखो मैं अब यहाँ पे बात हो रही है, मोस्ट वर्ड का यूज आ गया, ठीक है, शब्द का यूज यहाँ पे किया गया है। चारों आपको ठीक लगेंगे और चारों ठीक भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मोस्ट, जैसे एक ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास था पीछे, कौन सा था, मोस्ट इंपोर्टेंट का जिक्र जहाँ पे किया गया था, तो यहाँ पे मैं बताना है कि वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट व्हेन, कब
सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय ये हुई है, ठीक है, किस रीजन की वजह से जो है इसका डेट्रियोरेशन सबसे ज्यादा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, इसका नेचुरल हैबिटेट। और जो उसका देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमारा आंसर क्या था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो भाई ये चीज आप याद रखोगे, इसका जो प्राइमरी रीजन है वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रॉय होने में या फिर हैबिटेट्स के मतलब वो अपना स्पीसीज के को एक्सटिंक्शन या एक्सटिंक्शन में या उनकी डिक्लाइंड पॉपुलेशन में वो रीजन है उसकी नेचुरल हैबिटेट का को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। अगर नेचुरल हैबिटेट भाई डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वाइल्ड लाइफ भाई बहुत वर्स्टली अफेक्ट होती है उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई, रीजन क्या है डायवर्सिटी का इन लिविंग बींग्स, जो रीजन ऑफ डायवर्सिटी लिविंग बींग्स में जो विभिन्नताएं होती हैं, रीजन इज ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, वो रीजन बताना है। तो भाई म्यूटेशन तो कोई रीजन नहीं, और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस, बिल्कुल ठीक है भाई, ये हमारे पास डायवर्सिटी का एक करेक्ट ऑप्शन बी हो सकता है काफी अच्छे से। डाइवर्सिटी किसकी वजह से होती है भाई, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं। अडेप्टेबिलिटी की मैं बात करूं, ये एक टर्म होती है, मतलब अगर कंटिन्यूस चेंजेस के रिस्पेक्ट में हम अडेप्टेबिलिटी हमारी अच्छी है, अडेप्टेबिलिटी इन इन्वायरमेंट कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन के लिए, ठीक है, वैरायटीज के नेचुरल सिलेक्शन के लिए। और वेरियस जनरेशन जो होती है आफ्टर जनरेशन, मतलब जनरेशन के बाद जनरेशन, वो लीड करती है इमर्जेंस ऑफ डाइवर्स डिसिडेंट्स, ठीक है। मतलब तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, इवोल्यूशनरी चेंजेस जो होते रहते हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस किसका एक रीजन है, डाइवर्सिटी का लिविंग बींग्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, एडवर्स सीजन के दौरान जो थेरोफाइट्स होते हैं वो सर्वाइव बाय, थेरोफाइट्स किसके द्वारा सर्वाइव करते हैं एडवर्स सीजन मतलब कंडीशंस में। करेक्ट क्वेश्चन भाई इसका हमारे पास होता है सीड्स। देखो टेरोफाइट्स एक टर्म होती है, टेरोफाइट्स का क्या मतलब होता है, ये थेरोफाइट्स, इनका मतलब क्या होता है, ये वो प्लांट होते हैं जो एडवर्स सीजन में भी सर्वाइव कर जाए, उनको बोलते हैं थेरोफाइट्स। जैसे कि भाई सीजन विंटर का हो गया, ठीक है, लाइक विंटर एज अ सीड एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बिटवीन, मतलब कि ये क्या करते हैं मतलब विंटर में सीड के तौर पे तो ये अपनी लाइफ साइकिल कब कंप्लीट करते हैं भाई, स्प्रिंग और ऑटम के बीच में, ठीक है, स्प्रिंग और ऑटम के बीच में ये एज अ सीड अपनी जो भी इनकी लाइफ साइकिल होती है उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है भाई फ्लैमिंगोज ब्रीड इन, जो फ्लैमिंगोज होते हैं वो ब्रीड कहाँ पे करते हैं, ठीक है, वहां कहाँ पे ब्रीडिंग होती है उनकी। तो करेक्ट क्वेश्चन है भाई इसका चिल्का लेक, ये एज इट इज आप याद रखोगे जो मैं बता रही हूँ, फ्लैमिंगोज ब्रीड करते हैं चिल्का लेक्स में, ठीक है, चिल्का लेक में। अगर फॉरेस्ट कवर को हम रिड्यूस करके आधा कर दे, ठीक है, फॉरेस्ट कवर जितना है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या होगा, उसकी वजह से क्या रीजन होगा, मतलब क्या हो जाएगा। ट्राइबल लिविंग इन दिस एरिया विल स्टार्व टू दैट, ये कोई ऐसा रीजन नहीं है। कैटल इन दीज एंड अजॉइनिंग एरियाज विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ फोडर, फोडर मतलब जो भी वहां का चारा वगैरह था। लार्ज एरियाज विल बिकम डेजर्ट, बिल्कुल ठीक है भाई, अगर फॉरेस्ट कवर को हम रिड्यूस करके आधा कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो क्या हो जाएंगे भाई, वो डेजर्ट ही बन जाएंगे, बिल्कुल लार्ज एरिया कैसा हो जाएगा, डेजर्ट ही हो जाएगा, ठीक है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम विल सफर ड्यू टू रिड्यूस्ड, नहीं भाई ये कोई रीजन नहीं, जर्म प्लाज्म तो इजीली मिल सकता है, ठीक है, कहीं और फॉरेस्ट से या कैसे भी इसको इम्प्लांट करके किसी भी प्लांट की। तो हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन इसका क्या आएगा, सी आएगा। अगर फॉरेस्ट कवर को हम रिड्यूस करके आधा कर दे तो लार्ज एरिया कैसे हो जाएंगे, डेजर्ट ही हो जाएंगे। बल्क फिक्सेशन जो होता है कार्बन का फोटोसिंथेसिस के थ्रू टेक्स प्लेस इन, बल्क फिक्सेशन भाई कार्बन का मतलब बल्क में फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन से चारों में ऑप्शन में से कौन से फॉरेस्ट में होता है अच्छा खासा। करेक्ट ऑप्शन भाई इसका है ओशियंस, ओशन में होता है भाई बल्क फिक्सेशन कार्बन का, ठीक है, बल्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ओशन, किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी में फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई ओशन में, क्या रीजन है इसका कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो बल्क फिक्सेशन होता है कार्बन का फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो किस में होता है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास दे रखा है इसका करेक्ट ऑप्शन ओशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं मेजोरिटी में फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक मराइन एल्गी होती है उसको बोलते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है भाई। बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से ये फाइटोप्लैंक्टन वर्ड लिया गया। फाइटोन का मतलब यहाँ पे प्लांट होता है और प्लैंक्टोन्स का मतलब होता है ड्रिफ्टर, यानी कि प्लैंक्टोन्स का मतलब प्लैंक्टोन्स क्या होते हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो प्लैंक्टोनिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फाइटोप्लैंक्टन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, विच एनिमल हैज बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब इंडिया से कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है भाई, मतलब कि बिल्कुल खत्म, मतलब इंडिया में लुप्त हो चुका है। तो भाई चीता इसका करेक्ट ऑप्शन है। चीता हैज बीन एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, एंडेंजर्ड सब स्पीशीज यानी कि एक्टिनोएक्स जुबेटस, मैं लिख देती हूँ, एक्टिनोएक्स जुबेटस वेनाटिकस, ठीक है, ये पूरा नाम है भाई। ये जो है लीव्स इन एशिया में रहते हैं, यानी कि ईरान एशिया में रहते हैं। 1990 में देयर वर रिपोर्ट्स इन द, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया जो थी उसमें एक रिपोर्ट थी ऑफ चीता साइटिंग इन, मतलब कि वो ईस्टर्न इंडिया में देखा गया, ऐसी रिपोर्ट 1990 में जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा छापी गई थी। देर इज अ चांस सम, मतलब तो यहाँ पे मतलब ऐसा माना गया कि भाई कुछ चांस ऐसे हैं कि कुछ चीता जो है इंडिया में रह गए हैं, दो इट इज डाउटफुल, लेकिन ये आज तक भी क्या है, डाउटफुल है। देर हैव ऑलवेज बिन रिपोर्ट्स ऑफ एशियाटिक चीताज, हमेशा जो रिपोर्ट किसकी होती है, जो एशियाटिक चीताज होते हैं उनकी होती है, ठीक है। दो दीज कंटिन्यू टू बी अनवेरिफाइड, लेकिन अभी तक ये अनवेरिफाइड है कि भाई जो है इंडिया में वो जो वेस्टर्न वो जो रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दी गई थी वो सच थी या झूठ। चीता जो है प्रेफर्स टू लिव इन एन, चीता क्या प्रेफर करता है कि भाई एक ओपन बायोटोप, मतलब एक अच्छा खासा ओपन सा एरिया में रहना, मतलब रहना प्रेफर करता है चीता, जैसे कि सेमी डेजर्ट एरिया हो गया या फिर थिक बश वाले जो एरिया होते हैं वहां पे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, चीता है। याद रखोगे कौन सा एनिमल जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया से, तो वो करेक्ट ऑप्शन है चीता। नेक्स्ट है भाई, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है एज वन प्रोसीड फ्रॉम, स्पीसीज डाइवर्सिटी कब इंक्रीज होती है भाई, ये बताना है कि ठीक है कि यहाँ से यहाँ तक या मतलब कैसे इंक्रीज होती है। तो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ एंड हाई लैटिट्यूड, बिल्कुल ठीक है भाई, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूड से लो एल्टीट्यूड। अब मैं ये थोड़ा सा आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ, ठीक है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के अनुसार। भाई मेरा सर्कल कुछ ठीक नहीं है वैसे, पर काम चलाना कोई ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही टेढ़ा सर्कल है, सॉरी टेढ़ी अर्थ है। ये क्या भाई, इक्वेटर है। मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है भाई। ये जो रीजन होते हैं भाई आप जानते हैं क्या होते हैं, पोल्स वाला रीजन होता है। ये बीच में क्या होता है भाई, इक्वेटर होता है। ये इससे ऊपर क्या होता है भाई, टेम्परेट होता है, ठीक है, नहीं ये वाला टेम्परेट होता है भाई, और ये कौन सा होता है, ट्रॉपिकल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये जो रीजन होगा, ये जो रीजन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी मोर। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है भाई, जैसे जैसे एज यू, ये लाइन याद रखनी है बस, और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। एज यू गो अवे फ्रॉम इक्वेटर, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे भाई, दूर जाते हैं जैसे जैसे, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है भाई, कम होने लगती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, हमेशा कम होती है। ये लाइन याद रखनी है भाई, एज यू गो अवे फ्रॉम इक्वेटर, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, डिक्रीज होती है। तो यानी कि पोल्स तक जो है उसकी डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, इंक्रीज एज वन प्रोसीड, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, और हाई लैटिट्यूड से, यानी कि हाई लैटिट्यूडनल एरिया जो ये होता है यहाँ से लो की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा भाई, मतलब हाई टू लो ये इंक्रीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। ये बाकी हमारे पास तीनों ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट है जो अमेरिकन वाटर प्लांट है, दैट हैज बिकम अ ट्रबलसम वाटर वीड इन इंडिया। देखो जो अमेरिकन वाटर प्लांट था जो कि अब क्या बन चुका है, ट्रबलसम वाटर वीड इंडिया में बन चुका है, उसका नाम क्या है, कौन सा है वो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इसका बी, आइकोर्निया क्रेसिपस। आइकोर्निया क्रेसिपस इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई। देखो ये क्या है, एक अमेरिकन ओरिजिन प्लांट है, अब ये एक वाटर वीड जो है इंडिया में बन चुका है, ठीक है।
ये याद रखना भाई, ऐसे टर्म्स वगैरह ये तो। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स का क्या मतलब होता है? नॉन रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ये ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास भाई इसका क्या होगा, ठीक होगा। नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे होते हैं भाई? जनरली कन्वेंशनल होती है, यानी कि ट्रेडिशनल, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल, यानी ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स होती है जो वापस से। नॉन रीन्यूएबल का मतलब क्या होगा? नॉन रीन्यूएबल जो वापस से रीन्यू ना हो सके, यानी कि पुरानी, पुरानी का मतलब यानी ट्रेडिशनल, तो कन्वेंशनल का मतलब क्या आता है? ट्रेडिशनल। तो ऐसे आप याद रखोगे इसको। नॉन रीन्यूएबल सोर्स कैसे होते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं, ठीक है भाई। फर्टिलिटी जो होती है सोयल की, वो इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू, मतलब कि फर्टिलिटी जो है सोयल की, उसका हम कैसे मेजर करते हैं? बाय इट्स एबिलिटी टू, मतलब कि किस हिसाब से, मतलब किस फैक्टर के बेस में हम उसको कहते हैं कि भाई उसकी फर्टिलिटी अच्छी है। सपोर्ट लाइफ, अगर वो लाइफ को सपोर्ट करती है तो फर्टिलिटी ऑफ जो सोइल है वो ऑटोमेटिकली क्या है? अच्छी है। जो एबिलिटी होती है सोइल की वो किसको सपोर्ट करती है? लाइफ को। इसका नाम क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको फर्टिलिटी। इट सस्टेन एग्रीकल्चरल प्लांट का मतलब, सस्टेन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चरल प्लांट ग्रोथ को क्या करता है? ये मदद करता है, मतलब उसको सींचता है बेसिकली। पेट्रोलियम, इस पेट्रोलियम का मतलब बताना है क्या होता है भाई? पेट्रोलियम एक कैसा सोर्स है? नॉन रीन्यूएबल है भाई, ट्रेडिशनल सोर्स है, ठीक है। बार बार उसको क्या है? रीन्यू नहीं किया जा सकता। पेट्रोल को कौन रीन्यू कर सकता है भाई? नॉन रीन्यूएबल सोर्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मिनरल्स एंड मेटल्स आर। मिनरल्स और मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मिनरल्स एंड मेटल्स आर, मिनरल्स और मेटल्स जो होते हैं भाई क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स होते हैं, रीन्यूएबल होते हैं, नॉन रीन्यूएबल होते हैं। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों ही होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बताना भाई इसमें से क्या होगा? डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है भाई। मिनरल्स और मेटल्स बहुत, मतलब देखो इनमें वैरायटीज होती हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के मेटल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो हैं ऐसे भी होते हैं जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं, रीन्यूएबल होते हैं। बहुत सारे भाई नॉन रीन्यूएबल यानी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर रिसोर्स भी होते हैं, ठीक है। देखो इनकी शॉर्टर रिसाइकलिंग के कारण, मतलब ड्यू टू शॉर्टर रिसाइकलिंग, किसके केस में हो सकता है ऐसा भाई? जो मिनरल्स होते हैं जिनको हम बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो कैसे हो सकते हैं भाई? रीन्यूएबल। और ड्यू टू वेरी लॉन्ग रिसाइकलिंग इन केस ऑफ मेटल, मतलब कि बहुत बड़ी रिसाइकलिंग की वजह से कुछ मेटल और कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं भाई। इनकी साइकिलिंग के टाइम पीरियड के ऊपर बेस होता है, ठीक है। साइकिलिंग, साइकिलिंग से क्या तात्पर्य है भाई कि कितने, मतलब टाइम, कितना टाइम लगता है किसी भी मेटल को उसकी बिल्कुल जो क्या बोल सकते हैं हम, उसकी प्योरेस्ट और बिल्कुल जो एंड प्रोडक्ट बनने में, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका साइकिलिंग जो है मतलब बेसिकली शॉर्टर हो सकती है, शॉर्ट रिसाइकलिंग है, ठीक है, लॉन्ग रिसाइकलिंग है, उसके बेस पे बात है, ठीक है, कि वो नॉन रीन्यूएबल होगी या रीन्यूएबल होगी। नेक्स्ट है सोइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय, जो सोइल फर्टिलिटी है इज रिड्यूस्ड बाय, वो किससे रिड्यूस होती है, मतलब किसके वजह से वो रिड्यूस होती है वो बताना है। तो भाई यहाँ पे क्रॉप रोटेशन, नहीं, क्रॉप रोटेशन से क्या तात्पर्य होता है कि भाई मान लो कि इस साल आपने उगा दी, आपने जो है वीट की फसल उगा दी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर भाई आप उसको सोइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए आप वहां पे राइस उगा रहे हो, ठीक है, ताकि बिल्कुल वो क्या हो सके, क्रॉप की रोटेशन की वजह से अलग अलग भाई, अलग अलग क्रॉप क्या करेगी, अलग अलग फसल को भाई अपनी अलग अलग नीड्स होगी, ठीक है, अलग अलग मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, या फिर उनको जो भी फर्टिलाइजर वगैरह चाहिए होता है वो सबकी अलग नीड होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप रोटेशन ऐसा हो सकता है कि क्रॉप रोटेशन से क्या होगा, एक उनकी जो फर्टिलिटी है सोइल की वो थोड़ी सी रिटेन रहेगी। नेक्स्ट है भाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये भी नहीं, इससे रिड्यूस थोड़ी होगी। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या करेंगे, फिक्सिंग, जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल आपको दे सकती हूँ भाई, जैसे साइनो बैक्टीरिया होता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, एनाबीना होता है, ठीक है, नोस्टोक होता है, ये एग्जाम्पल आप याद रखें। मैंने आपको एनिमल किंगडम में जो भाई हमने पीवाईक्यूज उसके किए हैं रिसेंट में, उसमें मैंने अच्छे से ये चीज बता रखी है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसको रिटेन करते हैं, अच्छा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का क्या होना, डिके होना, ठीक है, सड़ना, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है भाई अगर वो
क्या हो रहा है, मतलब सड़ गल रहा है, तो उससे क्या होगा, फर्टिलिटी बढ़ती है भाई क्रॉप की, ठीक है। पहले जो खाद वगैरह होता है, मतलब इससे क्या बन जाता है, बेसिकली वो एक खाद की तरह, मैन्योर की तरह काम करता है वहां पे, ठीक है, खेतों में। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इसका गलत ऑप्शन है, सोइल ये ठीक ऑप्शन है, सॉरी गलत कह रही हूँ, ये ठीक ऑप्शन है। सोइल फर्टिलिटी किसकी वजह से रिड्यूस हो सकती है, जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। देखो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के दौरान क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं सोइल से, एग्जॉस्ट मतलब कि निकल जाते हैं वहां से, वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सोइल में से, ठीक है। जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है सोइल की वो क्या हो जाती है, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाती है और रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है भाई, जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब होता है वो कौन सा होता है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है भाई इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, रीन्यूएबल से आप समझ गए होंगे जिसकी रिसाइकलिंग जो है शॉर्टर होती है, शॉर्टर रिसाइकलिंग जिसकी हो, यानी कि जो ट्रेडिशनल ना हो, नॉन कन्वेंशनल या रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, बायोमास। अब सुनो, मैं आपको ये चारों ही थोड़े थोड़े बता देती हूँ। कोल, केरोसिन और पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, नॉन रीन्यूएबल होते हैं, जबकि बायोमास कैसा होता है भाई, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो टर्म बायोमास होती है वो स्पेशली यूजफुल होती है प्लांट्स के लिए। किसके लिए भाई, जो हम टर्म बायोमास है उसका यूज किसके केस में करते हैं, हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। जबकि कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मे नॉट ऑलवेज बी कंसीडर्ड, मतलब कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमेशा जरूरी नहीं है कि उसको हम लिविंग टिश्यू के तौर पे ही कंसीडर करें। जैसे कि भाई वुड हो गया, ठीक है, यानी कि लकड़ी जो होती है उसको हम क्या मानते हैं, सेकेंडरी जाइलम, एक प्लांट का सेकेंडरी जाइलम हम उसको कंसीडर करते हैं। फ्लोएम और जाइलम दो टर्म होते हैं भाई, आपको पता हो ये। बाकी हम जो है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो है फ्लावरिंग प्लांट की वो प्लांट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे डिस्कशन करते हैं हम इसका अच्छे से, ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे। तो जैसे कि भाई वुड हो गया, सेकेंडरी जाइलम जो होता है ट्री का। बायोफ्यूल्स की बात करूं जो इंक्लूड करते हैं, बायो इथेनॉल हो गया, बायो ब्यूटेनॉल या बायो डीजल या बायो गैस हो सकता है, ठीक है। बायोमास के बारे में थोड़ा और सुन लो भाई। बायोमास जो होती है इज ग्रोन फ्रॉम सेवरल प्लांट्स, मतलब कि सेवरल प्लांट्स, मतलब बहुत सारे प्लांट्स से क्या होती है, ये बायोमास को ग्रो किया कराया जाता है। जैसे इंक्लूड इसमें कौन से होते हैं भाई, स्विच ग्रास, ये भाई वैरायटीज है, ठीक है। इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना, मैं थोड़ा सा डिटेल मतलब अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो भाई जैसे कि क्या होता है हमारे पास, कहाँ थे हम, हाँ, जैसे स्विच ग्रास हो गया, हेम्प हो गया, कॉर्न, पॉपुलर हो सकता है, विलो, शुगर केन, ये सब, ठीक है। बायोमास ग्रोन फॉर सेवरल इन प्लांट्स के लिए जो पर्टिकुलर प्लांट यूज किया जाता है यूजुअली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो एंड प्रोडक्ट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन वो अफेक्ट करता है जो रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है उसको अफेक्ट करता है, भले ही उस पर्टिकुलर प्लांट का एंड प्रोडक्ट के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट रोल ना हो, ठीक है। प्रोडक्शन जो होती है बायोमास की वो क्या होती है, इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है। एज इंटरेस्ट इन सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स इज ग्रोइंग, एज इंटरेस्ट इन मतलब जैसे कि जो सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास में। तो हमारे पास मतलब आप इतना याद रख लो, बहुत बड़ी रामायण मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी याद रख लो। देखो यहाँ पे रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से अभी तक आए हैं, उसमें 2 में हमने एग्जाम्पल पढ़े और यही आप याद रख लो। अब तक आपको पता चल गया होगा रीन्यूएबल के एग्जाम्पल हमारे पास बायोमास है, नॉन का हमारे पास कोल, केरोसिन, पेट्रोलियम वगैरह ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगी 38 की, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, कौन सा जो रीजन है ग्लोब का जो एग्जिबिट करता है हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब कि ग्लोब के कौन से रीजन में जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जो है डाइवर्सिटी स्पीसीज की पाई जाती है, कौन सा रीजन है ऐसा। ऐसे याद रखोगे, अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है भाई, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इनको बोला जा सकता है, ठीक है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भाई 3 लेयर्स में जो है 3 लेयर या कैनोपीज बोल सकते हैं उसमें डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर आती है वही हाई ट्रीज जो होते हैं, फिर हमारे पास हर्ब्स आते हैं, फिर शव्स आते हैं, यानी कि जो सबसे छोटे नीचे मतलब बेसल लेवल के होते हैं। तो अमेजोन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर होता है वो भी काफी ज्यादा सुटेबल होता है। तो लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, साउथ अमेरिका में हाईएस्ट मतलब या हाईएस्ट नहीं सॉरी ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है अर्थ पे इनमें, ठीक है, क्योंकि भाई इनका वेदर, इनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा सुटेबल होती है, काफी वैरायटीज यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है।
लो भाई, मैं थोड़ा सा आपको, मेरे को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल गई हैं, मैं यहाँ पे आपको बता ही देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने में, ठीक है, इंटरेस्टिंग नॉलेज है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, TRF, ठीक है, यानी कि इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, अमेजोन फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें क्या कितनी मतलब किस प्रकार की डाइवर्सिटीज या वैरायटीज देखने को मिलती है भाई, 40 के यानी कि 40,000 प्लांट्स की, ठीक है, स्पीसीज हैं। उसके बाद मैं बात करूं भाई 3,000 यानी कि 3 के यहाँ पे हमारे पास फिशेज की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। 1300 बर्ड्स की यानी कि 1300 क्या है भाई, बर्ड्स की स्पीसीज होती हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी 427 किसकी, मैमल्स की। ये डाटा, ये रिकॉर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ना है बस, ठीक है भाई। उसके बाद बात करेंगे 427 ही किसकी होती है भाई, एम्फीबियंस की। नेक्स्ट 378 जो है मैं कह सकती हूँ किसके, रेप्टाइल्स की। मैं नहीं कह सकती भाई, ये जो पूरा अच्छा खासा इनका डाटा रिकॉर्ड होता है उसके हिसाब से बात हो रही है। 1,25,000, ठीक है, ये कितना, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, यानी कि, और मैं बता सकती हूँ आपको कि 2 मिलियन इंसेक्ट, अभी भी ये तो पूरी वैरायटीज डाइवर्सिटी है रेन फॉरेस्ट में जो कि पाई जाती है। और एक एस्टिमेट है कि भाई 2 मिलियन इंसेक्ट्स ऐसे हैं अभी भी जो कि वेट टू बी डिस्कवर्ड, अभी डिस्कवर हुए नहीं है, कुछ पोज में चल रहे हैं, कुछ प्रोसेसिंग में है, कुछ का अभी पता ही नहीं है, ठीक है, ऐसे मतलब वेटेड टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये पूरा मतलब हमारे पास जो है क्या है, इसका डाटा होता है। और एक और क्वेश्चन अब आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है, कि ट्रॉपिकल रीजन के पास इतनी डाइवर्सिटी होती ही क्यों है, ठीक है। मैंने 1-2 पॉइंट आपको बताया था सुटेबल इन्वायरमेंट वगैरह का, मैं इसका थोड़ा सा अच्छा आपको रीजन देती हूँ। देखो, सनलाइट बहुत अच्छी होती है इन रीजन में। अब देखो भाई, है तो देखो, अब फोटोसिंथेसिस भी अच्छा होगा, यानी कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स वगैरह, काफी अच्छी खासी ग्रोथ उनकी होगी। उनके ऊपर डिपेंड करते हैं जो हमारे सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये एक चेन अच्छी खासी जो है चलती रहती है। सनलाइट अच्छी होगी तो भाई प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी ऑब्वियसली, और अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कम होती है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से क्या मतलब है भाई, कि भाई ऐसे हो जाता है कि, ऐसे नहीं हो जाता कि भाई चलो अब सर्दी थी एकदम से एकदम से गर्मी हो गई, फिर बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, फिर बहुत कम सर्दी हो गई, मतलब ऐसे एक मतलब अच्छा यूनिफॉर्म जो है वेदर कंडीशन ना हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म जो है मतलब टेम्परेचर रहे, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड, मतलब काफी मतलब डिस्टर्बेंस इतनी नहीं होती यहाँ पे। स्पेशिएशन की बात करूँ, स्पेशिएशन तो ये काफी ज्यादा होती है वहां पे ऑब्वियसली भाई, अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी, सनलाइट अच्छी है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, तो स्पेशिएशन भी अच्छी होगी, ठीक है। और कोई फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन अभी तक जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं हुआ। ये ग्लेशिएशन क्या होता है आपको पता है, ग्लेशियर्स का पिघलना उसको बोलते हैं ग्लेशिएशन, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। मुझे लगता है अब तक आपको 38 क्वेश्चन मैंने आपको बताए और आपको ये समझ भी आए होंगे। नेक्स्ट अब जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। उनके पास क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज उनके पास होती है, दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर, जो कि और कहीं नहीं पाई जाती। वेस्टर्न घाट्स के पास क्या होती है भाई, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज होती हैं जो कि और कहीं नहीं पाई जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू यूज टू नोटिफाई सच स्पीसीज। आप कौन सी टर्म का यूज करोगे इन स्पीसीज को नोटिफाई करने के लिए, कौन सी टर्म का यूज करा जाएगा भाई यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एंडेमिक है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है। ये बोला गया है वेस्टर्न घाट्स में भाई लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन ये किसी और जो है रीजन में नहीं पाई जाती। तो एक हमने क्वेश्चन किया था अभी इससे पहले एंडेमिक के केस में ही भाई, कि मतलब वो कौन सी स्पीसीज होती हैं जो एक ही पर्टिकुलर रीजन के लिए कन्फाइंड होती है और कहीं नहीं पाई जाती। वहां पे क्या किया था, एंडेमिक स्पीसीज तो किया था। चारों सेम ऑप्शन थे वहां पे, कीस्टोन, थ्रेटेंड और वल्नरेबल। मेरे हिसाब से तो थ्रेटेंड तो था शायद,
कीस्टोन भी था, वल्नरेबल किसी और में होगा, हालांकि हमने इसके बारे में भी बात कर ली थी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एंडेमिक है। इन मूंग बीन, मूंग की जो बीन होती है यानी इसका जो दाना होता है, रेजिस्टेंस टू येलो मोसेक वायरस, ये जो वायरस है इसके खिलाफ उसके पास रेजिस्टेंस पावर होती है, कैपेसिटी होती है। और एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर ब्रोट अबाउट बाय, किसके द्वारा वो लाए गए थे ये बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या होगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग से क्या मतलब, म्यूटेशन का मतलब समझो थोड़ा सा, ये हम जो है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ते हैं, हालांकि म्यूटेशन वगैरह, म्यूटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, थ्रू चेंजेस उनकी, या तो उनकी जो बेस सीक्वेंस होती है जीन्स के अंदर उसको चेंज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है एक नए कैरेक्टर या ट्रेट की क्रिएशन होती है जो कि पेरेंटल टाइप में नहीं पाई जाती, यानी कि जो पेरेंट होते हैं उनमें नहीं पाई जाती, लेकिन एक नए कैरेक्टर या ट्रेट की वहां पे क्या होती है, क्रिएशन हो जाती है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली, ये मतलब आर्टिफिशियली जो है म्यूटेशन को इंड्यूस किया जा सकता है केमिकल या फिर रेडिएशन के यूज के थ्रू, यानी कि रेडिएशन जैसे कि गामा रेडिएशन हो गई, और एंड सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट दैट हैव द, और सेलेक्ट और यूज करके उन प्लांट्स को जिनके पास क्या है भाई डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के सोर्स में। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई, म्यूटेशन ब्रीडिंग बोला जाता है। ये प्रोसेस मदद करता है मूंग बीन की प्रोडक्शन में बाय प्रोवाइडिंग उसको येलो मोसेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको फंगल डिसीज बोल सकते हैं, उनके खिलाफ रजिस्टिविटी की कैपेबिलिटी को जो है शो करता है, या जिसकी वजह से ये जो डिसीज है मूंग बीन को नहीं हो पाती और उनकी प्रोडक्शन जो है काफी अच्छी खासी रहती है। ठीक है, येलो मोसेक वायरस की यहाँ पे बात करी गई, इसके मैं थोड़े से सिम्टम आपको बता देती हूँ क्या हो सकते हैं भाई। इनिशियली स्मॉल येलो, मतलब कि पहले शुरू में क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे येलो पैचेस या स्पॉट्स जो है यंग लीव्स पे देखने को मिलते हैं। स्लोली येलो डिसकलरेशन, जो येलो है उसका डिसकलरेशन होने लगता है, मतलब उसका डिसकलरेशन इंक्रीज होता रहता है, मतलब कि वो येलो कलर का डिसकलरेशन होता है। और जो एंटायर लीफ है वो या तो येलो, मतलब पूरा एंटायर लीफ येलो, मतलब येलो ही हो जाता है बेसिकली। इन्फेक्टेड लीव्स जो है वो अल्टरनेटिंग ग्रीन या फिर येलो पैचेस शो करते हैं। येलो लीव्स जो है स्लोली ड्राई, और मतलब ड्राई सी हो जाती हैं वो। पाउडरी मिल्ड्यू यानी एक ये फंगल डिसीज होती है जो वाइड रेंज ऑफ प्लांट को अफेक्ट करती है। पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज क्या होती है, कोज्ड बाय, मतलब बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज जो होती है फंगाई उनके द्वारा होती है। ठीक है, तो ये भाई जो है मैंने दोनों डिसीज और वायरस और फंगस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है, किसी वजह से होता है ये बता दिया है, म्यूटेशन होती क्या है ये भी बता दिया है। ठीक है भाई, बाकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो भी टर्म्स है भाई ये बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर आएंगे उनमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो चैप्टर के अनुसार ही चीजें हम पढ़ेंगे अब, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा समझ भी आएगा। यहाँ पे तो फिर देखो कंफ्यूज हो जाओगे, खाम खा कंफ्यूजन नहीं होगी, तो यहाँ पे काम नहीं इस चैप्टर में इन टर्म्स का, तो छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कोज फॉर एनिमल्स, कौन सा इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कोज है एनिमल और प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। क्या आपको नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, मेरे को याद भी रहने लग गए भाई अब कि कौन सा क्वेश्चन कब आता है। ठीक है, तो अर्थ समिट हेल्ड इन, जो कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में हेल्ड की गई थी, वोज कोल्ड। ठीक है, किस केस में, किस कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ से उसको रखा गया था, टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं भाई, एनसीईआरटी में दे रखा आपका, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में, और उनके एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, और उनका जो यूटिलाइजेशन है उसके जो है हित में। ठीक है, ऑफ इट्स बेनिफिट, उसके कंटेक्स्ट में जो है ये मीटिंग जो है रखी गई थी। अर्थ समिट यानी कि रियो समिट 1992, जिसको कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। ठीक है भाई, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देती हूँ। अर्थ समिट जो है इट्स एम वॉज टू पुट द कंसेप्ट, इसका एम क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले कंसेप्ट को जो है एट द, मतलब आगे फोर फ्रंट पे रखे। ठीक है, कि भाई लोग जो है इससे थोड़े जागरूक हो, कंसर्न में इस टॉपिक को वो ले, एंड टू से कॉमन एक्शन, और कॉमन एक्शन लिया जाए ये प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसके खिलाफ, दैट इवन थ्रेटन्स टू चेंज द ग्लोबल क्लाइमेट, जिसकी वजह से क्या हो सकता है आने वाले सालों में ग्लोबल क्लाइमेट के चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि भाई अब हम देख भी रहे हैं। ठीक है, काफी सारे वेदर में चेंजेस होने लग गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सीटू और एक्स सीटू दो टाइप के ये होते हैं भाई। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, इस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको।
स्पेस बना लेते हैं भाई एक बार। देखो भाई, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है भाई, जो होल इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि होल इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड, एंटायर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है। दो में ये डिवाइडेड है फर्दर, हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरिया फर्दर जो है 3 में डिवाइडेड है भाई। पहले हॉटस्पॉट का समझ लो क्या होता है। इसमें जो स्पीसीज रिचनेस है भाई बहुत ज्यादा होती है। स्पीसीज रिचनेस यानी कि उनकी डाइवर्सिटी काफी ज्यादा हॉटस्पॉट में पाई जाती है। ठीक है, डिग्री ऑफ एंडेमिज्म भी बहुत ज्यादा होती है। एंडेमिक स्पीसीज आप जानते हो अब क्या होता है, मैंने कई बार बता लिया भाई, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, डिग्री ऑफ एंडेमिज्म भी ज्यादा होती है। थ्रेट जो है, थ्रेट ज्यादा होता है। ठीक है, गिवन बाय नॉर्मन मेस, मतलब कि और मतलब हॉटस्पॉट टोटल कितने हैं भाई, अकॉर्डिंग टू जो है डाटा 34 जो है हॉटस्पॉट्स होते हैं। 3 इंडिया में है भाई, 3 कहाँ पे हैं, इंडिया में है। कहाँ कहाँ पे, एक हिमालय में है, एक इंडो बायरेमा में है और एक वेस्टर्न घाट में। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करी जाए, 3 में ये भी स्प्लिट है। सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है, या जिसको हम सेक्रेड लीव्स वो लेक्स भी बोल सकते हैं, ग्रूव, सेक्रेड ग्रूव्स या सेक्रेड लेक्स जिसको बोल सकते हैं। एक होता है भाई बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम बोल सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। एक हमारे पास होते हैं भाई क्या, नेशनल पार्क होता है, प्लैंक क्या लिख रही हूं मैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये आते हैं इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है भाई, 448 होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए होती है भाई, एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि 448 है टोटल। नेशनल पार्क की बात करी जाए तो ये 90 है टोटल। ये किसके लिए होता है, फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि प्लांट्स वगैरह के केस में। ठीक है, उनके लिए नेशनल प्लांट पार्क्स वगैरह, ये प्लैंक वगैरह होते हैं। प्लैंक ही आएगा यहाँ पे, पार्क नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और एक्स सीटू की अगर बात करी जाए वो कैसे होते हैं भाई, ऑफ सीटू, इसको एक्स सीटू को हम ऑफ सीटू भी बोल सकते हैं भाई। इन सीटू तो भाई वो एक जैसी जो उनको प्रोवाइड करे, ऑफ सीटू, इसको क्या बोल सकते हैं भाई, ऑफ सीटू भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन, अब एक बार वो और देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, एक कौन सा मेथड नहीं है इन सीटू का। इन सीटू के मैंने अभी आपको सारे एग्जांपल बताए, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ, बोटेनिकल, सेक्रेड, तो कौन सा नहीं है इसमें, बोटेनिकल आएगा भाई। बोटेनिकल का कहीं जिक्र नहीं किया हमने। बोटेनिकल गार्डन कैसा है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कि ऑफ साइट कंजर्वेशन जिसको हम बोल सकते हैं, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंड्यूस्ड इन एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, एक्स सीटू कंजर्वेशन में सभी इंक्लूड है, किसको छोड़कर। ठीक है, ऑल द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास सेक्रेड ग्रूव्स होता है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है भाई, ऑन साइट कंजर्वेशन होता है। फिर बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, उनकी नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट या एनिमल स्पीसीज में एग्जाम्पल है इसका सेक्रेड ग्रूव्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, कौन सा इनमें से रिलेटेड है किससे भाई, एक्स सीटू कंजर्वेशन जो होता है थ्रेटेंड यानी कि जो खतरे में होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स का, उनसे रिलेटेड कौन सा है। तो भाई करेक्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास होता है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, इसमें हमारे पास इसका एग्जाम्पल मतलब करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखो एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करी जाए तो वो क्या कैसे होते हैं भाई, ऑफ साइट स्ट्रेटजी होती है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, जूलॉजिकल पार्क में और बोटेनिकल गार्डन्स में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो रीजन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, इज नोन एज, ये यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का रीजन होता है जहाँ जो कि विच इज लीगली प्रोटेक्टेड होता है और जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती भाई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है कोर जोन, याद रखोगे कोर जोन। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है भाई, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, इसके मल्टीपर्पज एक्टिविटीज होती है, मतलब इसमें 3 जोन होते हैं बेसिकली भाई। एक होता है कोर जोन, कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती। एक होता है भाई बफर जोन, बफर जोन में क्या होता है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं। बफर जोन में क्या होता है भाई, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, लिमिटेड
इसमें क्या होते हैं भाई, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है। ट्रांजिशन जोन की बात करूँ तो इसमें जो है ह्यूमन सेटलमेंट या ग्रेजिंग कल्टीवेशन वगैरह को अलाउ कर दिया जाता है ट्रांजिशन में। रिस्टोरेशन जोन कोई सा होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। कौन सा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का? नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया किसको, कौन सा है भाई, ठीक है, पानी में रहने वाला नेशनल, तो वो बताए, वो है भाई रिवर डॉल्फिन को माना जाता है। रिवर डॉल्फिन क्या है भाई, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया की। ये जो मैमल है इसको इज ऑल्सो सेड टू रिप्रेजेंट, इसको माना जाता है कि ये जो प्योरिटी होती है होली गंगा की उसको भी रिप्रेजेंट करती है। एज इट कैन ओनली सर्वाइव, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्योर और फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है। प्लेटेनिस्टा जेंजेटिका की अगर मैं बात करूं, ये एक स्पीसीज हैज अ लॉन्ग पॉइंटेड, इसके पास एक लॉन्ग पॉइंटेड स्नाउट होता है और विजिबल टिथ होते हैं अपर और लोअर जोज दोनों में, ठीक है। जो जेंजेटिक शार्क हमें दे रखा है। नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन भाई, साइरो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स जो होता है थ्रेटेंड स्पीसीज का, उनके वायबल और फर्टाइल कंडीशन में कैन बी रेफर्ड टू एज, उसको हम किस में रेफर कर सकते हैं? करेक्ट क्वेश्चन भाई हमारे पास एडवांस्ड एक्स-C2, ये ठीक है भाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखो इस टाइप की कंजर्वेशन में जो थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर भाई प्रोटेक्टेड और मतलब प्रोटेक्टेड जो एंड प्रोटेक्टेड इनको प्रोटेक्ट किया जाता है कुछ स्पेशल एरियाज में, जैसे कि हो गए जूलॉजिकल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, ठीक है, नहीं वो एक्स-C2 के अंडर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 49th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट, मतलब इनमें से कौन से के पास, मतलब कौन से दोनों मतलब कौन से में जो दोनों पेयर हैं उनके पास उनका करेक्ट जो है कॉम्बिनेशन दे रखा है बेसिकली। इन-C2 में साइरो प्रिजर्वेशन नहीं होता, ये एक्स में होता है, सबसे पहले ये गलत हो गया। इन-C2 कंजर्वेशन सीड बैंक और एक्स-C2 कंजर्वेशन में नेशनल पार्क गलत है। इन-C2 कंजर्वेशन टिश्यू कल्चर, एक्स-C2 कंजर्वेशन सैक्रेड ग्रूव, ये गलत है भैया, इन-C2 में आएगा सैक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। इन-C2 भैया एक भी आपको पता चल जाना कि भाई ये इसमें गलत है तो इजी हो जाता है। फिर इन-C2 कंजर्वेशन में आएगा नेशनल पार्क, बिल्कुल ठीक है भाई, और एक्स-C2 में आएगा बोटेनिकल गार्डन, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। इन-C2 जिसको हम ऑन साइट कंजर्वेशन बोलते हैं वो नेचुरल हैबिटेट के विद इन होती है। एग्जाम्पल इसके हैं भाई सी, रिवर और फॉरेस्ट। एक्स-C2 की बात करूं यानी जिसको हम ऑफ साइट कंजर्वेशन बोलते हैं वो क्या होती है भाई, आउटसाइड द, वो नेचुरल हैबिटेट के बाहर होती है, यानी एग्जांपल इसका जूलॉजिकल पार्क। 50th क्वेश्चन की मैं बात करूंगी, एग्जांपल बताना है एक्स-C2 कंजर्वेशन का क्या है भाई, अब तो आप तो समझ आ ही गया होगा अब तक। सीड बैंक इसका एग्जांपल है, ठीक है। एक्स-C2 कंजर्वेशन में जो थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर प्रोटेक्ट किया जाता है स्पेशल पार्क में या फिर एरिया जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन हो गए। जो एक्स-C2 कंजर्वेशन होती है वो इंक्लूड करती है साइरो प्रिजर्वेशन और फर्टिलाइजेशन एक्स का इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है भाई, हमने आज जो है रिसेंट में जो चैप्टर किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां पे इन विट्रो और इन विवो मैंने डिफरेंस बताया था, दोबारा बता देती हूँ। इन विट्रो का मतलब होता है कि जो लेबोरेटरी मतलब आउटसाइड द बॉडी लेबोरेटरी में जो प्रिपरेशन की जाए, ठीक है, गैमेट्स वगैरह की जाइगोट बनाया जाए। इन विवो होता है जो इनसाइड द बॉडी, तो यानी कि इन विट्रो का मतलब यही होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स इन विट्रो यानी लैब में, और प्रोपेगेशन प्लांट का टिश्यू कल्चर मेथड के थ्रू, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ सीड थ्रो सीड बैंक्स, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। 51th क्वेश्चन है भाई, जस्ट एज अ पर्सन मूविंग फ्रॉम, मतलब कि एक जो पर्सन है वो दिल्ली से शिमला की तरफ मूव कर रहा है टू एस्केप द जो हीट ऑफ ड्यूरेशन है, हीट मतलब जो हीट है उसे छुटकारा पाने के लिए हॉट समर के ड्यूरेशन में, तो 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो है साइबेरिया से और अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स मूव टू, वो कहाँ पे मूव करते हैं भाई ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होगा कियोलैडो नेशनल पार्क, करेक्ट ऑप्शन होगा कियोलैडो नेशनल पार्क। देखो जो कियोलैडो नेशनल पार्क होता है ये फेमस एफीफोनस सेंचुरी है इंडिया में, जो कि प्ले करती है होस्ट, मतलब कि 1000 ऑफ बर्ड्स के लिए एक होस्ट का काम करती है स्पेशली समर सीजन के दौरान। ये फॉर्मली इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये भरतपुर राजस्थान में सिचुएटेड है। अक्टूबर से फरवरी तक जो है ये बेस्ट टाइम होता है इसका माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, एज मतलब आर देयर एज वेल एज द जो रेसिडेंट होते हैं उनके लिए भी। अगस्त में जो लोकल बर्ड्स हैं वो स्टार्ट देयर नेस्ट, वो अपनी नेस्ट बिल्डिंग को स्टार्ट कर देते हैं, यानी घोंसला वगैरह बनाना अगस्त में वो स्टार्ट कर देते हैं जो यहाँ के लोकल बर्ड होते हैं। एंड रियर देयर, और अपने जो यंग वंस होते हैं उनको अगले कुछ महीने के लिए क्या करते हैं, रियर करते हैं, यानी कि सीते हैं, ठीक है, सेकते वगैरह जो भी मतलब पैच आउट कराने के लिए उनका। अक्टूबर नवंबर इज व्हेन द माइग्रेंट्स अराइव, अक्टूबर नवंबर वो समय होता है जब माइग्रेंट्स जो है यहाँ पे आते हैं। मोस्ट स्टे मतलब बहुत सारे मार्च तक यहाँ पर रहते हैं, जिसमें इंक्लूडेड क्या होते हैं, साइबेरियन क्रेन भी होते हैं, ठीक है।
52nd क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो लार्जेस्ट रिवर टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बताना भाई इंडिया में कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये जो है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होता है इंडिया का। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्या है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का और ओनली टाइगर रिजर्व है भाई। और आंध्र प्रदेश स्टेट का सिर्फ और सिर्फ इकलौता ये क्या है, टाइगर रिजर्व है। 53rd क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स सिटू प्लांट कंजर्वेशन का कौन सा एग्जांपल नहीं है, बेसिकली यही पूछा है आपसे, ठीक है। तो सीड बैंक का भाई बोटेनिकल गार्डन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन आएगा शिफ्टिंग वाला, फील्ड जीन बैंक्स वगैरह ये है, ठीक है। देखो भाई शिफ्टिंग या फिर जिसको हम बोल सकते हैं झूम कल्टीवेशन, ये कंट्रीब्यूट करती है डिफोरेस्टेशन में भाई, ठीक है। एक्स सीटू कंजर्वेशन आपको पता है भाई ये एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड होता है जिसमें कि थ्रेटेड एनिमल्स और प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, सीड बैंक और जीन बैंक के तौर पर। 54th क्वेश्चन भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज हॉटस्पॉट ऑफ बायो, मतलब इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट कौन से रीजन को माना जाता है ये बताना। तो करेक्ट क्वेश्चन भाई इसका वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स अभी एक क्वेश्चन में हमने किया था कि वेस्टर्न घाट में वैरायटीज ज्यादा होती हैं, राइट। तो करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वेस्टर्न घाट्स। दो हॉटस्पॉट इंडिया और वेस्ट घाट्स में दो हॉटस्पॉट है और एक जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रीजन में है। लास्ट क्वेश्चन है भाई 55, सैक्रेड ग्रूव्स जो है वो स्पेशली यूजफुल है किसमें, सैक्रेड ग्रूव्स। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। अब समझो, an area with particular types of trees dedicated to local deities and or ancestral spirits that are protected by local communities through social traditions and taboos incorporating spiritual and ecological values are called as sacred groves। जिसको भाई मतलब कि बेसिकली वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ही प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है स्पिरिचुअल या फिर इकोलॉजिकल वैल्यूज के थ्रू। सेक्रेड मतलब इसका मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताती हूँ। सेक्रेड ग्रूव जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एन आइडियल सेंटर, एक आइडियल सेंटर के तौर पे ये एक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। सेवरल प्लांट और एनिमल्स जो कि थ्रेटेंड होते हैं फॉरेस्ट में वो स्टिल वेल कंजर्व्ड है इन सम ऑफ द, मतलब कुछ सेक्रेड ग्रूव्स में वो आज भी वेल कंजर्व्ड है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सेवरल मेडिसिनल प्लांट्स, ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते वो कहाँ पे होते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स में पाए जाते हैं। फर्दर रेयर एंड एंडेंजर्ड या फिर थ्रेटेंड एंडेमिक स्पीसीज जो है वो ऑफन कंसंट्रेटेड होती हैं कहाँ पे, सेक्रेड ग्रूव्स में। तो भाई इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है जो इसके PYQs हैं वो फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है भाई आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो ये बाकी जो है आप दोनों लिए 2-3 रीडिंग NCERT से इस चैप्टर की ले सकते हो, चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो PYQs हमारे फिनिश हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।